स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। पता भी नहीं चला और चैप्टर 16 तक हम पहुँच चुके हैं, यानी कि 15 चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आने वाले 8 to 9 वीडियोस में आपकी ये जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब हम जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं एक वीडियो में हम 2 चैप्टर्स को कवर करके चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना याद है। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम चैप्टर नंबर 16 दैट इज सॉइल इरोजन एंड द सॉइल पॉल्यूशन, राइट है, इसको बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसमें 2 पार्ट बेसिकली डिवाइड किए थे। पहला सॉइल इरोजन, जो कि हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे, राइट है। हमने देखा था कि कैसे जो हमारी सॉइल की बेसिकली टॉप लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से आपकी उपजाऊ होती है ना, फर्टाइल जो है सबसे ज़्यादा वो लेयर होती है, एंड उसकी वजह से ही जितना भी वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलता है उसको जो है एक सपोर्ट मिलता है। परफेक्ट है। हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ वेदरिंग फिनोमिना लाइट जैसे हमारा रेन है, इसके अलावा बेसिकली ग्लेशियर्स का जो एक रन ऑफ होता है या फिर जो विंड है, ये किस तरीके से जो है टॉप लेयर को इरोड कर देते हैं और उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। जब एक बार टॉप सॉइल वो बेसिकली ख़राब हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो उस सॉइल की एक प्रोडक्टिविटी है, उस सॉइल की अपनी जो एक कैपेसिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। परफेक्ट है, इतना हमने समझा था। अब बेसिकली आज हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में जो है चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। एंड देन एंड में जब एक बार आप सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन सी वैसी प्रैक्टिसेस है जिनको अगर आप अपनाते हैं तो बेहतर जो है बेसिकली आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो हो जाएगी, ये जानेंगे। एंड देन ग्लोबल लेवल पर या फिर आपके नेशनल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स सॉइल की हेल्थ को लेकर या फिर इस पूरे लैंडस्केप की हेल्थ को लेकर चलाए जा रहे हैं और इनिशिएटिव्स के बारे में देखेंगे। जैसे UPSC की अगर बात करें तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम थी, राइट, उस पर एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक बार क्या करते हैं, लेक्चर का ना रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट वाला पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है वो पूरा अपना कवर कर लिया है। तो अगर हम सॉइल की बात करें, है ना, सबसे पहले तो ये बेसिकली आपको क्या एक तरीके से सर्विस ऑफर करती है, ये जो बेस सपोर्ट है, ठीक है। आप देखोगे कि चाहे आपके वेजिटेशन हो, आपके एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो, है ना, एक बेस सपोर्ट जो है बेसिकली सॉइल आपको देता है। देन इसके बाद दूसरा देखोगे तो जो फूड सिक्योरिटी है, राइट है, जितना भी हम भोजन ले पाते हैं ये फूड सिक्योरिटी भी हमें क्या है इस सॉइल की वजह से ही मिलता है। परफेक्ट है। देन इसके अलावा आप देखोगे कुछ फर्दर रिसोर्सेज, राइट है, कुछ मिनरल्स वगैरह जो हमें रॉक्स वगैरह में मिलते हैं ये भी सॉइल से हमें मिलते हैं। परफेक्ट है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो चुकी है तो जो आपका एग्रीकल्चर है उस पर प्रेशर ज़्यादा है, एंड क्योंकि उस एग्रीकल्चर को सपोर्ट जो है वो सॉइल करता है तो सॉइल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा था बेसिकली सॉइल का डिग्रेडेशन, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप ये मान के चलो कि जो सॉइल की क्वालिटी है, राइट है, द क्वालिटी ऑफ सॉइल वो यहाँ पे क्या है कम होते जा रही है, ठीक है। तो सॉइल की जो बेसिकली सर्विसेज इसके द्वारा ऑफर की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हो या फिर बहुत सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लोरा फ्लोरा हैं, उनके एक हैबिटेट वाली बात हो, या फिर जो रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं उनकी क्वालिटी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, राइट है। दूसरा हमने देखा था बेसिकली इरोजन, राइट है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपका एयर है, वाटर है, राइट है, ये कुछ वैसे फैक्टर्स हैं कि अगर मिट्टी की क्वालिटी ऑलरेडी ही ख़राब हो चुकी है और जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है वो काफ़ी लूज हो चुके हैं, आपस में बाइंड नहीं रहे हैं, तो ये एयर वाटर क्या करते हैं उनको अपने साथ इरोड करते हुए ले जाते हैं, तो टॉप लेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट है, ये हमने देखा था। फिर अब हमें ये समझना है कि ये जो सॉइल है ना इसके अंदर ना पॉल्यूशन बेसिकली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये जो पॉल्यूशन है इसका जो एक आप कहेंगे ज़्यादा जिम्मेदार हिस्सा कौन है, तो वो ये जो कम्युनिटी है ह्यूमंस की यही है,
ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन, इसको थोड़ा सा समझने की जो है ज़रूरत है। आज वैसे भी पोल्यूशन को लेकर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम कंप्लीटली पोल्यूशन को ही पढ़ेंगे एंड देन उससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी हम जो हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो पोल्यूशन को लेकर आपकी एक ओवरऑल समझ जो है आज के इस क्लास से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए चैप्टर नंबर 16 बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे थे सॉइल इरोजन। हम पूरा का पूरा कर चुके थे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा था कि कुछ जो लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड जैसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये भी जो है हमारे सॉइल इरोजन का एक जो है फैक्टर बनते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन भी हमने देखा था, जिसमें स्प्लैश, शीट, रिल एंड जो आपका बेसिकली गुली है, इसको हमने देखा था। इम्पैक्ट हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर की क्वालिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, फ्लडिंग वगैरह की जो है सिचुएशन बढ़ जाती है, लेक्स में यूट्रिफिकेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की जो है बेसिकली यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे आकर सॉइल पॉल्यूशन की, ठीक है। एंड एक बार जब आप पॉल्यूशन को समझ लोगे तो दोनों प्रॉब्लम्स आप समझ लोगे, इरोजन वाली भी और पॉल्यूशन वाली भी। फिर हम कुछ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, कुछ मेथड्स हैं सॉइल के कंजर्वेशन के लिए, उन पर जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉल्यूशन होता क्या है। बेसिकली पोल्यूशन कुछ भी ऐसा अनडिजायरेबल सब्सटेंस या एलिमेंट है वहाँ पर है जहाँ पर इट शुडंट बी, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस जो वहाँ पर है जहाँ वो होना नहीं चाहिए था, या फिर उस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है जिस कॉन्सेंट्रेशन तक उसको सेफ माना जाता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पॉल्यूशन की बात करोगे एक वर्ड याद रखिएगा, अनडिजायरेबल, ठीक है। वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था और उस क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए था जिस क्वांटिटी में वो वहाँ पर है, दैट इज पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एयर की बात करें तो एयर के अंदर अगर वैसी गैसेस हैं, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर एयर के अंदर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स एयर में पॉल्यूशन है। इन अ सिमिलर मैनर आपकी जो सॉइल है इसके अंदर कुछ भी इस तरह का कंटामिनेशन जो कि नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो पॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटीज़ से बहुत सारे हैवी मेटल्स, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, ये वन ऑफ द रीज़न है सॉइल के अंदर पॉल्यूशन का। दूसरा बड़ा रीज़न है जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं। हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स जो है यूज़ करते हैं। ये केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स का एक लिमिट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है टॉक्सिक माना जाता है, ठीक है। देन आप देखोगे पुअर वेस्ट डिस्पोजल, राइट है। तो अगर जो वेस्ट होता है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो और जनरली लैंडफिल्स में उसको एक तरीके से जो सब्सक्राइब्ड मैनर है उसके अकॉर्डिंग ना जाकर सिर्फ रेंडमली फिल कर देते हैं, तो वो जो लैंडफिल्स है वो आसपास की मिट्टी को भी कंटामिनेट कर देता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल है अगर सॉइल हेल्थ की बात की जाए तो, ठीक है। देन देखेंगे कई बार एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स जो है बेसिकली हो जाता है। तो जो ऑयल स्पिल होते हैं सॉइल की ना क्वालिटी को डेट्रॉइट करते हैं, क्योंकि अगेन जो सॉइल की वाटर को कैप्चर करने की कैपेसिटी है उससे इस पर जो है एक असर देखने को मिलता है। देन रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, चाहे वो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट मटेरियल हो या फिर हॉस्पिटल्स से जो है कुछ इस तरह का बायोलॉजिकल वेस्ट आया है जिसके अंदर इस तरह की मेडिसिन वगैरह हैं, ठीक है, आपका जो केमियोथेरेपी वगैरह से रिलेटेड कुछ सब्सटेंसेज हैं, उनको अगर जो है डंप कर दिया गया है मिट्टी में तो वो भी सॉइल के अंदर एक पॉल्यूशन का रीज़न बन सकता है, ठीक है। इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसिड रेन, तो एसिड रेन बेसिकली अपने साथ क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनको एक तरीके से वॉश अवे कर देती है। तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की एक मात्रा है वो यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं पॉल्यूशंस हैं और कॉजेज़ हैं कि कहाँ से आए, क्यों आए, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो देखो इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहली बात तो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे वेजिटेशंस, एनिमल्स अपने घर के लिए, एक सपोर्ट के लिए सॉइल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर सॉइल की हेल्थ ख़राब होगी इस पूरे इकोसिस्टम पर, वो जो इतना भी लैंडस्केप है उस पूरे पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे।
वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, मिट्टी अगर पॉल्यूटेड है और वहाँ से जो है मिट्टी बहकर आपके वाटर बॉडीज़ में जाती है, तो जो आपके वाटर बॉडीज़ है उसमें भी वो कंटेमिनेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। देन आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फार्मर्स के लिए फ्रेंड माने जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की भी पॉपुलेशन जो है कम होने लगती है अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी रही है, अगर सॉइल के अंदर कंटेमिनेशन है, राइट है। देन ह्यूमन हेल्थ पे इसका असर देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म का जो है बेसिकली एक इंटॉक्सिकेशन ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जैसे डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी चीज़ें भी इंसानों को हो सकती है अगर मिट्टी में पॉल्यूशन है तो। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। देन ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है सॉइल के अंदर पॉल्यूशन है ना, तो उससे क्या होता है, क्या फ़र्क उससे पड़ता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर जो है बेसिकली आप देखोगे कि जो फ्लड रेगुलेशन है वो अगर अच्छे से ना हो, है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा। आप देखोगे हैबिटेट जो ऑर्गेनिज्म का है वो ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है वो यहाँ पे चेंज होती है, क्लाइमेट रेगुलेशन को लेके प्रॉब्लम आती है, वाटर का प्यूरिफिकेशन जो होता है इसमें चेंज आते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मिट्टी की कार्बन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी पे असर देखने को मिलता है ना, और जो फाइबर, फ्यूल, फूड हमें प्रोवाइड होता है वो बेसिकली कम हो जाएगा, सॉइल के फंक्शंस में असर देखने को ओवरऑल मिलेगा, ठीक है। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा रुक के जो है देख सकते हो बुक से, परफेक्ट है। चलिए, ये तो बात हो गई कि यस आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से साथ में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है और अर्बनाइजेशन का जो एक बोझ बढ़ता जा रहा है, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। दिस इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम, ठीक है। तो भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं ताकि हम अपनी सॉइल को वापस से रिपेयर कर सकें, ठीक है, वापस से क्या है इसको एक तरीके से रिस्टोर कर सकें इसकी हेल्थ को, ठीक है। उन पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला तो आपका नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, यानी कि मिट्टी का को लेकर एक स्वास्थ्य कार्ड 2015 में इसको जो हमारी जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके द्वारा जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2015 में, है ना। क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। देखो होता क्या था, बेसिकली जब मिट्टी की हेल्थ की बात आती है तो एक सबसे बड़ा रीज़न पॉल्यूशन का क्या है, मैंने बताया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो किसानों ने क्या किया ना, अपने खेतों के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूरिया को एक बेसिकली आप कह सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करना क्या है शुरू कर दिया, ठीक है जी, एक उर्वरक के रूप में, परफेक्ट है। अब देखो जो सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर ना दो तरह के जो पोषक तत्व है या न्यूट्रिशन जो है होने चाहिए। एक आपके बेसिकली माइक्रो होते हैं और मैक्रो होते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी के अंदर आपके एक तो प्राथमिक जो है पोषक तत्व होंगे, एक सेकेंडरी या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह की डेवलप हुई कि किसानों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा एक ना आप देखेंगे जो यूरिया है वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि उस पर्टिकुलर रीजन की सॉइल के रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये देखा गया कि यूरिया का क्योंकि इतना ज़्यादा कंजप्शन होता है और इसकी वजह से कई बार क्या है नाइट्रोजन की लीचिंग की प्रॉब्लम ये सब आने लगती है, एंड ओवर यूज़ ऑफ यूरिया बेसिकली ना तो सॉइल की हेल्थ को ठीक ही कर रहा है, ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई हम क्या करेंगे, सॉइल का ना एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, इस सैंपल का प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे, लैब टेस्ट होगा इसका, और लैब टेस्ट के अंदर देखेंगे कि आखिर मिट्टी में कौन से एलिमेंट्स की क्या है कमी है, एंड फिर जिन एलिमेंट्स की बेसिकली कमी होगी उन्हीं को जो है खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, कंपोस्ट के रूप में जो है मिट्टी को दिया जाएगा। दिस इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी कि आप जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसका एक कार्ड बनेगा, है ना, जस्ट लाइक योर बॉडी का जो एक बेसिकली टेस्ट होते रहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ कार्ड जो रिक्वायरमेंट होगी उसको यहाँ पर रिप्लेनिश किया जाएगा, परफेक्ट है। तो ये वाली स्कीम काफ़ी मतलब एक अच्छे आप कह सकते हैं
उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। तो देखेंगे कि सॉइल का पीएच कैसा है, ठीक है, कंटेंट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ठीक है, एंड देन एक अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर यूज करेंगे। मतलब जस्ट एक ब्लाइंड रेस का पार्ट नहीं बनना है कि सब यूरिया ही डाल रहे हैं, है ना, हमें क्या एक अप्रोप्रिएट मेजर्स यहाँ पर लेने हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देन एक सॉइल कंजर्वेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये स्कीम आई थी। देखो उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो झूम कल्टीवेशन की वजह से, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ट्राइबल प्रैक्टिसेस थी जिनकी वजह से क्या हुआ था, मिट्टी की हेल्थ वहाँ पे एक तरीके से गिर रही थी। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर आई लगभग 2007 में। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, एक तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे उसमें झूम कल्टीवेशन को बंद करने की बात की, जो टेरेस फार्मिंग होती है, कॉन्टूर फार्मिंग होती है, इन सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की। और सिक्किम बाद में आगे चलकर एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जो है डेवलप भी होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। एक आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है, हेल्प किया जाता है, फाइनेंशियली जो है उनको हेल्प दी जाती है ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर ना कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें और एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको बेसिकली प्रमोट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आता है एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, संधारणीय कृषि की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, जो लैंड यूज प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से करना। फिर आप देखोगे सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इसको लेकर काम करना, ठीक है। देन एक आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना आई थी 2015 में, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम। यहाँ पे क्या है, फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। देखो जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करते हो ना, इनिशियल टाइम पे आपका यील्ड गिरता है, ठीक है, इनिशियली, क्योंकि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करके एक जो है अपनी खेती कर रहे थे। बट होता यहाँ पे क्या है कि होता क्या है यहाँ पे कि जब आप स्विच करते हो, पूरा ऑर्गेनिक मेथड पे चले जाते हो, तो यील्ड थोड़ा गिरेगी। तो स्टार्टिंग में फार्मर्स को इस ट्रांजिशन के लिए हेल्प करने की ज़रूरत है, वही जो है इस परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि आपका जो एक स्वदेशी है ना, परंपरागत जो तरीके हैं खेती के, उन पे वापस लौटिए। जैसे आपके जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो घर के पशु हैं, गाय हैं, है ना, आपके बोवाइंस हैं, उनका जो बेसिकली एक वेस्ट होता है, ठीक है, उसको आप कंपोस्ट करके देन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर ठीक है, फिर नाबार्ड की तरफ से एक लोन को लेके भी स्कीम लाई गई है, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी है, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर केस स्टडी भी दी गई है, स्टोरी की तरह है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो थी सरकार की तरफ से लाई गई स्कीम्स, परफेक्ट है। जैसे आप देख सकते हो 2010 में आपसे सॉइल कंजर्वेशन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2000 आप देखोगे सॉइल इरोजन को, है ना, जब होता है तो क्या एक करेक्ट बेसिकली प्रोसेस हमने देखा ना, पहले स्प्लैश, देन शीट, है ना, एंड देन उसके बाद आपका कौन सा था, रिल्स था, एंड देन गुली था, राइट है। तो यही क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा था कि भाई कुछ उपायों पर भी बात करने की जरूरत है। हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स या मेथड्स होंगे, ठीक है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखो इसमें से एक तो क्या होगा, आपका एग्रोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप क्या करो, जो आप खेती कर रहे हो, जो आप कृषि कर रहे हो, है ना, जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसे मेथड्स को अपनाओ जो मेथड्स क्या करें, आपकी मिट्टी की हेल्थ को अच्छा रखें। जैसे क्या क्या हो सकता है, पहली बात तो जो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार की फसल को रिपीटेटिवली जो है कल्टीवेट करते रहना, तो इसको जो है बैन करने की या बंद करने की या कम करने की ज़रूरत है। एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और क्योंकि आप उसको ब्रेक नहीं दे रहे हो तो मिट्टी क्या है, एक लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब हो जाएगी। तो इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं, हमें रोटेशनल जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, रोटेशनल जो है क्रॉप साइकिल यूज़ करने की ज़रूरत है।
कि भाई एक बार मान लो आपने मक्का और मान लीजिए आलू जो है एक तरीके से कल्टीवेट कर लिए, दूसरी बार हो सकता है आप व्हीट कल्टीवेट कर लें, है ना, मिलेट्स कल्टीवेट कर लें, इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिर आपको क्या है बेसिकली एग्रोनॉमिक्स तो करना ही है, कुछ स्ट्रक्चरल जो है चेंजेस भी करने होंगे, ठीक है। जैसे जो टिलेज होती है खेती के अंदर, ठीक है, जिसको हिंदी में जुताई बोलते हैं, इसको लेकर चेंजेस करने की ज़रूरत है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। देखो क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर एयरेशन को बढ़ावा देने के लिए, मिट्टी में हवा ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल पाए, है ना, इसके लिए जो है टिलेज किया जाता है, परफेक्ट है। लेकिन मिट्टी ना उससे डिस्टर्ब भी होती है, तो अगर तेज हवा आएगी, आंधी आएगी, मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगी, तो आपका सॉइल इरोजन की समस्या आएगी। तो आपको जीरो टिलेज या फिर वेरी लेस टिलेज वाली जो कुछ प्रणालियाँ हैं उनकी तरफ जाना होगा, ठीक है। देन कुछ आपके ना इंजीनियरिंग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, जो आपकी बेसिकली खेत के चारों तरफ ट्रीज़ की एक वॉल बना लो, ठीक है। तो बेसिकली हवा वगैरह की वजह से जो इरोजन हो रहा था वो बचेगा। या फिर जो आपके वाटर बॉडीज़ हैं उनके चारों तरफ क्या है, आप ग्रीन एक बेल्ट डेवलप कर दो, ताकि बाढ़ की स्थिति में वो जो वेजिटेशन है वो मोस्टली जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, उसकी इंटेंसिटी को कम कर ले। कुछ इस तरीके के तरीके आपको जो है अपनाने की ज़रूरत है। तो वेजिटेशन वाले तरीके भी आप जो है इनको बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वाले अगर तरीकों की बात करें तो आप एम्बैंकमेंट वगैरह बना सकते हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। इनको एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, आसान है, बड़े प्यार से समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने वो स्किप किया था कि पहले प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद क्या है सॉल्यूशंस देखेंगे। तो एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस है, वेजिटेटिव है, इंजीनियरिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है। एग्रोनॉमिक्स की बात करें तो अगेन क्रॉप्स का रोटेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट रूट स्ट्रक्चर हर जो है क्रॉप का होता है, डिफरेंट जो इनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सॉइल को ना एक ब्रेक मिलता रहता है, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे सॉइल को ना आप बेसिकली क्या है कवर कर सकते हो, तो कवर क्रॉपिंग, ठीक है। आप सॉइल को अगर ढक के कवर करके रखोगे अगेन जो है उसका एक बचाव होगा, ठीक है। टिलेज आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है, जिस चीज़ की कमी है, जिस पोषक तत्व की ज़रूरत है उसको आप जो है यूज़ कीजिए, है ना। स्ट्राइप क्रॉपिंग कर सकते हैं आप, क्या करिए स्ट्राइप्स बना लीजिए, लंबी लंबी पंक्तियाँ बना लीजिए, उन पंक्तियों में अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको आप कल्टीवेट कीजिए, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो, अगेन मिक्स एंड मैच करते हुए जो है फसलों को आप यहाँ पे लेके आइए, कुछ फसलें जो सॉइल के लिए अच्छी भी होती हैं। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, सेम बात हो गई। कुछ आते हैं फिर आपके स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे आप कॉन्टूर प्लॉगिंग कीजिए। देखो क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं पर कोई ढलान है ना, तो वो जो ढलान होगा, मान लीजिए आपकी ये एक क्या है, एक ढलान है जिस पे आप खेती करते हैं, तो अगर ये प्लेन है तो वाटर बहता हुआ आएगा, मिट्टी को अपने साथ एक्यूमुलेट करता हुआ ले जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करो 90 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह की जो है आप एक रेखा बना लीजिए, या जब भी आप बेसिकली एक जुताई करो, है ना, वो 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से कीजिए, इसको कॉन्टूर फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको राइट एंगल पर 90 डिग्री, नेचुरल जो स्लोप है उसके 90 डिग्री पर आप क्या है कॉन्टूर लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो। देन टेरेस्ड फार्मिंग कर सकते हो। देखो टेरेस्ड फार्मिंग में क्या होगा, अगेन मान लीजिए कोई पहाड़ की चोटी है ना, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप क्या है टी प्लांटेशन को लेके काम करो, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सीढ़ीदार खेत यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ये जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, अगेन ये जो आपकी स्लोप है इसके खिलाफ क्या एक रिजिलियंस एक जो है देते हैं। तो अब आपका अगर कुछ भी पानी बहता हुआ जाएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, सीधे ऐसे पूरी की पूरी मिट्टी को बटोरता हुआ नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके जी, और क्या है वेजिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, तो अगेन भाई विंड ब्रेक्स बना लीजिए, आप जो है ट्री की पूरी लाइनें खड़ी कर लीजिए, झाड़ियाँ लगा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, डैम डाइक्स वगैरह का जो है कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे आपकी कॉन्टूर प्लगिंग देख रहे हो, टेरेस्ड फार्मिंग ऐसे सीढ़ीदार खेत देख रहे हो, रिपेरियन बफर्स लगा रखे, वाटर बॉडी के चारों तरफ वेजिटेशन का कवर खड़ा कर दिया है, ग्रास वाटर वेस लगाए हुए। अगर यहाँ पे आपका एक जो है नदी थी तो चारों तरफ क्या है घास
है उसको हटाया नहीं है। देन स्ट्राइप क्रॉपिंग, ऐसे पंक्तियों में खेती की हुई है। विंड ब्रेक्स, तो बीच में आप देखोगे इस तरह से आपके वेजिटेशंस लगा के ब्रेक बनाए हुए हैं। कवर क्रॉपिंग, ऐसी फसलें उपजाना जो उस मिट्टी को पूरा का पूरा क्या है कवर कर दे। मिक्स्ड फार्मिंग, अलग अलग तरह की चीज़ें आपने जो है एक ही लैंड में उपजाई हुई हैं। ये सारे मेजर्स अगर आप अपनाते हो तो बेसिकली सॉइल को कंजर्व करने में काफ़ी हद तक आपको जो है मदद मिलेगी। और साथ में ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनसे जो बेसिकली सॉइल का इरोजन हुआ है उसको वापस से रिस्टोर करने में भी आपको क्या है मदद मिलेगी। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। तो वन ऑफ द लाइन तो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताई कि अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है उसकी वजह से भी सॉइल में पॉल्यूशन होता है। देखो, जो वेस्ट मैनेजमेंट को आप पढ़ोगे तो 3 चीज़ें आपको मोटे तौर पे पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको किस तरह के वेस्ट जो है अपनी आम जिंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपको बेसिकली सॉलिड वेस्ट मिलता है देखने के लिए। ठीक है, घरों की बात करो तो सब्जी के छिलके विलके वगैरह हैं। ठीक है, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स हो सकते हैं, कुछ पैकेट्स हो सकते हैं, रबर के टायर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें, ये सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, एक आपका क्या है ई वेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी इसको बोलते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से टीवी, फ्रिज, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। देन एक आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है जी, इसको लेके अलग तरह की गाइडलाइंस हमें अपनानी पड़ती हैं क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आपके पैथोजेंस वगैरह बेसिकली जो इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, तो इससे कोई और इन्फेक्ट ना हो जाए, है ना। डिजीज़ फैलाने वाले कारकों की वजह से इसको बेसिकली मैनेज करने की पूरी की पूरी क्या है अलग प्रोसेस होती है। तो मोटे तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है ना, और इसको बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोल देते हैं क्योंकि नगर पालिकाओं के लेवल पर कचरे को इकट्ठा करना, उसका प्रबंधन करना, ये आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम होता है। परफेक्ट है। ई वेस्ट की बात करें तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। अगेन इसको जोड़ दीजिए बेसिकली आप उपभोक्तावाद के साथ, यानी कि कंज्यूमरिज्म के साथ, कि आज नया फ़ोन लॉन्च हो गया, पुराना फेंक दिया, नया खरीद लिया। ठीक है, कैमरा पड़ा खरीदा था कभी शौक में, वो पड़ा हुआ है। लैपटॉप्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स, है ना, आपके बल्ब्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट तो है। खासकर कोविड के बाद से मास्क, ग्लव्स वगैरह जो है ज़्यादा यूज़ में आना शुरू हुआ है, तो बायोमेडिकल वेस्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगेन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा क्या है कंजप्शन कर रही है। जितना ज़्यादा कंजप्शन यानी कि उपभोग कर रही है उतना ही वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो भारत जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वेस्ट जनरेट भी ज़्यादा होता है। पर कैपिटा वेस्ट की बात करें यानी कि एक व्यक्ति कितना वेस्ट जनरेट करता है, तो वो कम है भारत में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस वेस्ट को मैनेज ना किया जाए तो देखो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसमें अलग अलग केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती हैं जो आपके वाटर को, मिट्टी को, ठीक है, आपकी एयर को क्या है एक तरीके से कंटामिनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, आपका कैडमियम है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मर्करी है, लेड है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो या फिर आपकी जो है बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, या फिर देख लीजिए जो बेसिकली आपके एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, अगेन कोविड ने हमें सिखा दिया है किस तरीके से हाइजीन प्रैक्टिसेस मैंडेटरी हैं अपनाना। तो बीमारी वाली चीज़ें जो फैलाने वाली है उनसे जितनी दूरी बना के रखिए और उनका जितना प्रॉपर डिस्पोजल हो उतना बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए वेस्ट का मैनेज करना क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या क्या तरीके वेस्ट को मैनेज करने के हो सकते हैं। एक तरीका लोग क्या कहते हैं, भाई आप इसको क्या करो मिट्टी के अंदर दबा दो। ठीक है, तो लैंडफिल्स यानी कि आपने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर पूरा का पूरा वेस्ट जो है डाल दिया। ठीक है, देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, भाई जला दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके जो इंक्रिएशंस होते हैं। ठीक है, तीसरा और भाई क्या हो सकता है,
वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी कि आप क्या करें, जो भी वेस्ट है उससे आप एनर्जी बना लें, ठीक है, कि कुछ भी ऐसा करें कि वो जो वेस्ट है उससे आप कुछ एनर्जी निकाल पाएं। और क्या हो सकता है भाई इसका वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, आप चीज़ों को रीयूज़ करो, फिर से यूज़ करो, ठीक है, और क्या करो, रिसाइकिल करो, चीज़ों को क्या है रिसाइकिल करके फिर से बना लो। प्लास्टिक को जितना ज़्यादा रिसाइकिल कर लो उतना अच्छी बात है ना, क्योंकि प्लास्टिक लॉन्ग चेन्स होते हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक बने रहते हैं, ठीक है। तो रीयूज़ रिसाइकिल। अब देखो लैंडफिल्स की अगर हम बात करें तो पहली बात तो लैंडफिल्स का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, बट उसके बावजूद ये एक्चुअली अपने आसपास की मिट्टी को, वाटर को, एयर को कंटामिनेट करते हैं, क्योंकि लैंडफिल्स में धीरे धीरे क्या है कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं हीट एंड प्रेशर में, और बेसिकली वो क्या है चीज़ें डिजॉल्व होती रहती है मिट्टी के अंदर और मिट्टी से लीच करने लगती हैं वो ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अपने जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरा, कई बार लैंडफिल्स में क्या होता है आग लग जाती है, ठीक है, दिल्ली में कई बार, गाजीपुर में हमें सुनने के लिए मिला है, आग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसें रिलीज होती हैं, ठीक है। अगर फायर की बात करें, है ना, हम इंसिनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो किसी भी चीज़ को अगर आप जला रहे हो तो उससे टॉक्सिक गैसों का रिलीज होना तय है ना, या तो उसको करने के फिर अलग तरीके होते हैं, ठीक है। देन आता है वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी के लिए आपको प्लांट्स लगाने पड़ते हैं जहाँ पे आप इस कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर सको। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में कम है, राइट है। एंड देन रीयूज एंड रिसाइकिल की बात आती है, इसको लेकर अभी तक अवेयरनेस बहुत कम थी, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा काम करना शुरू किया, तो अब हम थोड़ा सीखे हैं चीज़ों को रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, बट इस पर बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। अगर बात की जाए इनमें सबसे बेहतर क्या है, तो रीयूज़ और रिसाइकिल सबसे बेहतर है। रिड्यूस, कम से कम उपभोग कीजिए, जो आप यूज़ कर रहे हो उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कीजिए, जब ख़त्म हो जाए तो उसको रिसाइकिल कर लीजिए। उससे फिर बेहतर थोड़ा है, उससे थोड़ा कम बेहतर है, ये सबसे बेस्ट है। इससे थोड़ा कम बेस्ट की बात करें, बेटर की बात करें तो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट, राइट है। एंड देन आपके ये जो लैंडफिल्स है, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड, है ना, अगर आप इसको कंट्रोल्ड सोफिस्टिकेटेड जो है टूल्स के साथ अंजाम नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में ये कुछ चीज़ें तो जाननी क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो अब थोड़ा सा चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो वेस्ट क्या है, पहली बात तो वो जो आपके काम का नहीं रहा, दैट इज़ नॉट यूजफुल, है ना, इंटेंशनली अब आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ वर्थलेस फॉर यू, दैट इज़ वेस्ट। इसमें से भी सॉलिड वेस्ट क्या है, एनीथिंग जो लिक्विड नहीं है, जो गैस नहीं है, वो सॉलिड है, और जिसको आप यूज़ करने के इंटेंशंस भी नहीं रखते हो, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें ये कहा था जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है करीब 1,60,000 टन पर डे होता है। कितना? 1,60,000 टन पर डे, बहुत ज़्यादा है ये। एंड व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ओके, इट्स नॉट वर्किंग, चलिए देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से ओके दिस इज वर्किंग नाउ, इसमें से करीब 95% जो है टोटल वेस्ट उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, देन उसको जो है डिस्पोजल साइट से, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। केवल इसमें से 50%, जो 50% है वही प्रोसेस और ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ मिला लीजिए, सरकारी प्राइवेट हर प्रकार के, 1,60,000 जो आप बेसिकली टन पर डे वेस्ट जनरेट कर रहे हो इंडिया में, इसमें से केवल 50% ही जो है आपका ये हो पाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेस्ट अभी भी आपका क्या है, बेसिकली ना प्रोसेस हो रहा है, ना ढंग से कलेक्ट हो रहा है, एंड देन वो क्या है आपके पूरे के पूरे जो है एटमॉस्फेयर को, आपके पूरे के पूरे जो है लैंडस्केप को ख़राब कर रहा है, ठीक है। वेस्ट की कैटेगरीज की बात करें तो सॉलिड वेस्ट की रेसिडेंशियल हाउस होल्ड हो सकता है, घर में जो कचरा जनरेट होता है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, ठीक है, म्यूनिसिपल सर्विसेज होती है, स्ट्रीट की क्लीनिंग आप कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, बायोमेडिकल हो सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल हो सकता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट बहुत सारा निकल कर आपका आता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा,
सबसे पहली बात, अगर वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्या करेगा, सॉइल को कंटामिनेट कर देगा। मिट्टी के अंदर जो टॉक्सिक बेसिकली एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या हो सकता है देख लेते हैं। और देखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखो खासकर मरीन जो स्पीसीज है, अब आपने सुना होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है समुद्रों के अंदर प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने फोटो भी देखी होगी, कोई कछुआ है उसके चारों तरफ प्लास्टिक जो है, कोई व्हील है उसने प्लास्टिक जो है एक तरीके से कंज्यूम कर लिया, तो इंडेंगलमेंट हो गया। तो मरीन स्पीसीज पे तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो उनका हैबिटेट क्या है, एक तरीके से ख़राब होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। देखो जो भी कचरा आप लैंडफिल्स के अंदर एक तरीके से डिस्पोज करते हो, तो धीरे धीरे उसमें एनारोबिक जो है एक तरीके से रिएक्शन होने लगता है। एनारोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन वहाँ पे अनुपस्थित होती है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर होगा तो कंबक्शन हो जाता है, दहन हो जाता है। तो एनारोबिक जब रिएक्शन ये होता है तो इससे क्या है, मीथेन जनरेट होती है, मीथेन रिलीज होती है। और मीथेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन हेल्थ की बात करें, वाटर और एयर के अंदर अगर पॉल्यूशन है, उसी वाटर को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसी एयर को आप ब्रीथ कर रहे हो, तो बेसिकली आपको जो है इसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, नर्वस सिस्टम को लेके जो प्रॉब्लम्स है, ये सब देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे जो बर्निंग होती है सॉलिड वेस्ट की, आप देखिएगा आसपास में कई बार होता है ना, कॉलोनी का कोई एक इंसान ऐसा होता है जाके कचरे को जला देता है, तो ब्लैक कलर का धुआं एकदम विजिबली दिखाई देता है। वो ब्लैक कलर का जो धुआं है, वो जो ऐश वहाँ पे रह जाती है, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ओके, दिस इज क्लियर। अब बात आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पता चल गया कि वेस्ट का मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, करे कैसे, व्हाट आर दी प्रोसेसेस। पहला मैंने बताया लैंडफिल्स है। देखो लैंडफिल्स में ना एक चीज़ ध्यान रखना, बेसिकली एक तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लीजिए ये ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा एंड देन इसके अंदर जो है वो कचरा बढ़ता चला गया। ठीक है, बट देखो ये जो ज़मीन है, इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा लीच आउट होगा। ठीक है, नीचे वाटर बॉडीज़ में भी जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है, इससे गैसेस वगैरह रिलीज़ होंगी। यहाँ पे जो आपके पेस्ट वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, एनिमल्स वगैरह यहाँ पे जो है आएंगे। ठीक है, जो आपकी टॉक्सिक गैसेस हैं वो रिलीज़ होगी, आसपास के वाटर बॉडीज़ में घुलता फिलता रहेगा, और एक ना बहुत अनप्लीजिंग सा व्यू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरली लैंडफिल्स वाली जो आपको ये सारी की सारी एक टेक्निक अपनानी थी ना, इसका भी एक तरीका होता था जो बहुत ही कम जगह फॉलो होता है। मतलब लैंडफिल भी करना या डंप करना दो अलग बातें हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज डंपिंग ऑफ द वेस्ट, आपने डंप कर दिया है वेस्ट को। सिर्फ लैंडफिल वाले में होता क्या था, प्रॉपर ऐसे क्या है गड्ढे बनाए जाते थे, प्लास्टिक की शीट्स या फिर समथिंग इस तरह का मटेरियल जो इसको क्या है पोरस नहीं रहने देता था, यानी कि इससे लीचिंग नहीं हो पाएगी। इस तरह का बेसिकली क्या है, इसको पहले कवर किया जाता था। परफेक्ट है। देन इसके बाद जो भी आप जो वेस्ट है उसको डंप जब कर रहे हो, है ना, तो उसके ऊपर फिर एक मिट्टी की ना लेयर लगा दी जाती थी। ठीक है, फिर देन और कचरा आप यहाँ पे डालोगे एंड देन इसके ऊपर मिट्टी की लेयर, एंड देन और कचरा डालोगे एंड देन इसके ऊपर एक मोटी मिट्टी की लेयर जो है सील एंड सिक्योर कर दी जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या है, ये चारों तरफ से लॉक हो गया है, तो लीचिंग वगैरह का जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। और धीरे धीरे क्योंकि बीच में आपने सॉइल की लेयर डाली है, इसमें से जो भी ऑर्गेनिक कचरा होगा, ठीक है, जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल कचरा होगा, ठीक है, वो क्या है नेचुरली डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, और इससे ना कंपोस्ट यानी कि खाद वगैरह भी आप बना सकते थे। ठीक है, और जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होने वाला था, एक अनप्लीजिंग सा यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू बन गया था, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें, एक तो ज़मीन चाहिए। ठीक है, भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ज़मीन पहले ही कम है, तो कचरे के लिए इतनी ज़मीन कहाँ से लाएं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर ये जो हमने लॉक किया है, अगर कहीं से भी ये टूट गया, ब्रेक हो गया, तो अगेन फिर क्या है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, कचरे को पहले पूरे शहर से
इकट्ठा करना, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना एंड देन इन लैंडफिल साइट्स तक भेजना, वो भी अपने आप में एक टास्क होता है, ठीक है। उसके लिए कचरा का जो कलेक्शन है, द वेस्ट कलेक्शन, वो बहुत ही आपका रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट येस लैंडफिल जो है एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है। यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिए हुए हैं। देन आता है आपका कंपोस्टिंग, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको आप क्या कर लीजिए, बेसिकली डीकम्पोज कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो है एक तरीके से तोड़ दीजिए। क्या होगा, जैसे बेसिकली फूड, बचा हुआ खाना, पेड़ पत्तियाँ, एग्रीकल्चर का वेस्ट, ये जो सारी चीज़ें होती है जब ये डीकम्पोस्ट की एक प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं एक तरीके से डीकम्पोस्ट जब हम इसको करते हैं, अपघटित जब हम इसको करना शुरू कर देते हैं तो ये एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल लाइक का एक जो है मटेरियल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस बेसिकली इनरिच्ड ये होता है। इसको आप खाद के रूप में फिर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। खाद के रूप में क्या है, इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन इसके कुछ एडवांटेज हैं, बेसिकली लिमिटेशंस भी है, हर तरह के वेस्ट के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा ओपन लैंड इसके लिए रिक्वायर होता है। कई बार क्या होता है सॉइल इससे कंटामिनेट भी हो जाती है, क्योंकि वेस्ट का अगर सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ साथ क्या है आपके कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी चले गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो जाती है। देन एक आता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो आपके अर्थ वॉर्म्स होते हैं जिनको हिंदी में कीचुए कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो आपका वेस्ट है उनका एक्सपोजर जो है अर्थवॉर्म्स के साथ कराया जाता है। ये अर्थवॉर्म्स फिर क्या है कि नेचुरल तरीके से उसको एक वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं, जिसका फिर आप क्या है बेसिकली अपने खेतों में एज अ कंपोस्ट, एज अ खाद जो है यूज़ कर सकते हो। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस है लेकिन लिमिटेशंस है। पहली बात, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है उसको वर्मी कंपोस्ट करके जो है एक तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वॉर्म्स को बाद में इससे सेपरेट करना है ना, जो कंपोस्ट बना है वो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके लिए ना एक सर्टेन लेवल की नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक स्किल चाहिए, तब ये हो सकता है। देन इसके बाद आपका एक एनारोबिक डाइजेशन एंड बायोमेथनेशन, ठीक है। देखो एनारोबिक डाइजेशन का मतलब क्या है, अगेन जब भी मैं वर्ड एनारोबिक यूज करूंगी हमेशा याद रखना कि मैं ऑक्सीजन के अब्सेंस की बात कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन के अब्सेंस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या होगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। और बेसिकली हम इसको एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेस से क्या करते हैं, गुजारते हैं। पहले तो आपका जो वेस्ट है उसकी छटनी होगी, ऑर्गेनिक को अलग, बायोडिग्रेडेबल अलग आपका होगा, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको पूरी तरीके से छटनी वगैरह करके आप क्या करेंगे बेसिकली एक तरीके से उसका फिर डीकम्पोजिशन करना जो है स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, डीकम्पोजिशन करना स्टार्ट करोगे। जब इसका डीकम्पोजिशन होता है ना तो बायोगैस रिलीज होती है, ठीक है। जैसे गोबर गैस आपने नाम सुना होगा, उसमें भी क्या होता था, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बेसिकली क्या है एक तरीके से पानी के अंदर घोल के स्लरी बनाते थे, देन उसको कवर कर देते थे, देन उसके अंदर एक प्रोसेस होता था, उसकी वजह से एक तो कंपोस्ट बनता था और एक गैस बनती थी। कंपोस्ट यानी कि खाद का खेतों में यूज़ कर लो, गैस के जो है आप LPG की जगह यूज़ कर सकते थे। तो जो आपका एनारोबिक डाइजेशन है दिस इज वन ऑफ द थिंग, है ना। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट को आपने क्या किया, एक तरीके से डिकम्पोजिशन किया, बायोगैस यहाँ पे आपकी रिलीज हुई। क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपके इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। अब ये तो हो गया आपका एनारोबिक डाइजेशन। इसी में बायोमेथनेशन क्या होता है, जब मीथेन जो गैस इस एनारोबिक डाइजेशन में आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो बायोगैस बनती है इसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। इस मीथेन को मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब आप बनाते हो, कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसा प्रोसेस यूज कर रहे हो कि मैक्सिमम मीथेन को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ और बाद में गैस प्यूरिफिकेशन से भी इसको गुजारो कि अगर कुछ और एलिमेंट भी गैस के अंदर है उनको हटा दिया जाए, सिर्फ मीथेन ले लिया जाए, तो आपका बायोमेथनेशन हो जाता है। ज़्यादा एनर्जी इनरिच्ड ये होता है, ठीक है।
ये एक तरीका हो सकता है। देन एक आपका बेसिकली क्या होता है, इनऑर्गेनिक और जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल उसको आप बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बर्न कर दो। जब आप बर्न कर दोगे तो क्या है, आपको ऐश, गैस एंड हीट ये जो है मिलेगा। ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही ओपन में बर्न नहीं कर देते हैं, स्पेशली डिज़ाइन भट्टियाँ होती हैं। ठीक है, स्पेशली डिज़ाइन भट्टियाँ होती हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर इसको जो है एक तरीके से बर्न किया जाता है। ये वाला मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जो मटेरियल हमारा रिसाइकलेबल नहीं है। ठीक है, जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है उसको जनरली हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, फिर एक आता है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ना एक थर्मल डिग्रेडेशन है ना। क्या है आपका, थर्मल डिग्रेडेशन है। ध्यान रखना, पायरोलिसिस में आपको जो गैस मिलती है उसको बोलते हैं सिन गैस। अगेन देखो क्या होगा, मान लीजिए आपने पूरा एक जो है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया है, पाइप्स वगैरह लगे हैं। ठीक है, और आपने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली अपना जो वेस्ट है उसको डालना शुरू किया है। ठीक है, एक प्रोसेस से गुजरता है और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका एक और सिस्टम लगा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। देखो, जब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे कंबक्शन यानी कि दहन नहीं होगा। क्या है आपका, कंबक्शन यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि हाई टेम्परेचर में ना ये एक तरीके से क्या है, आप मान के चलो लगभग मेल्ट टाइप का हो जाता है, लगभग। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, लगभग मेल्ट टाइप का यहाँ पे हो जाएगा। तो थर्मल डिग्रेडेशन इसका जो है वेस्ट का हो जाता है। और यहाँ से दो चीज़ें फिर आपको मिलती हैं। एक तो जो सॉलिड चीज़ बची हुई मिलेगी, है ना, जो ये एक तरीके से थर्मल डिग्रेडेशन हुआ है उसको बोलते हैं बायोचार। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपको क्या मिल जाएगा, बायोचार मिल जाएगा, और एक आपको सिन गैस मिल जाएगी। सिन गैस को सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। सिंथेटिक गैस मतलब इसमें ना 3-4 तरह की गैस के एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, और देन इस गैस को आप हीट करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट है। तो ये जो पायरोलिसिस है इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्मल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब गर्मी, हीट बहुत ज़्यादा हाई रखकर ऑक्सीजन को रिमूव करके थर्मल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। कुछ सॉलिड सा मैटर निकलेगा, उसको बायोचार बोलते हैं, एंड देन एक गैस रिलीज होती है यहाँ से, उसको हम सिंक गैस यानी कि सिंथेटिक गैस बोलते हैं। ठीक है जी। अब इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है भाई, सोर्स पे ही क्या है, रीयूज और रिडक्शन आप यूज़ करो, उससे थोड़ा कम रिसाइकल करो, उससे थोड़ा कम कंपोस्टिंग है, उससे थोड़ा कम वेस्ट टू एनर्जी एंड देन आपके लैंडफिल्स हैं। ठीक है जी, मोस्ट प्रिफर्ड क्या है, सोर्स पे ही आप रिड्यूस और बेसिकली ये सारी चीज़ें कर लो। ठीक है, देन दो टर्म और यूज़ होती है। एक टर्म आपकी है रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। ठीक है, देखो ऐसा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, जो बाकी किसी मेथड से आप शायद वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको हम क्या करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस से गुजारते हैं जहाँ पे मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, थर्मल ट्रीटमेंट का एक मिक्स आप जो है यूज़ करते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका बेसिकली मटेरियल है उससे आप जो भी फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो कर लेते हो। ठीक है जी, इसी के जैसा ही एक सॉलिड रिकवर्ड फ्यूल भी होता है, सॉलिड रिकवर्ड फ्यूल भी होता है। बस इसमें मेनली क्या होता है, आपके जो पेपर है, वुड है, टेक्सटाइल है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और जो आपका बेसिकली ये रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल है, RDF है, इससे थोड़ा सा इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कि पर यूनिट आपको ज़्यादा जो है बेसिकली इससे हीट मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना ही याद रखना कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, उसको अगर आप किसी प्रकार के मैकेनिकल, बायोलॉजिकल या थर्मल ट्रीटमेंट मेथड से जो है लेकर जा रहे हो, नॉन जो आपका कंबस्टेबल मटेरियल है उसको आपने हटा दिया, और जो कंबस्टेबल आपका मटेरियल, जो कंबक्शन जिसका हो सकता है, दहन करने योग्य जो आपका मटेरियल है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड देन इससे आपने क्या है, हाई एनर्जी का एक फ्यूल डेराइव कर लिया। ठीक है, ठीक है जी। एक आपका होता है देन गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या है, एक आपका केमिकल प्रोसेस है। जो भी आपके कार्बन इनरिच्ड मटेरियल होते हैं, जिसमें भी कार्बन आपका ज़्यादा है ना, आपका बायोमास वगैरह, उसको हम बर्न नहीं करते हैं। बिना बर्न किए उससे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्लाज्मा टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बना लेते हैं, देन बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे गैस रिलीज होती है।
सिंक गैस, ठीक है। तो गैसिफिकेशन, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट होते हैं। उन प्लांट के अंदर वैसी मशीनें, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स होते हैं। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, तो उस प्रोसेस की वजह से इसका नाम जो है अलग अलग रखा गया है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। एक बार बुक से रिवाइज करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट है। चलो, अब आपने देखा कि किस तरीके से हम वेस्ट टू एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को जो है कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेशनल लेवल पर वो कौन से इनिशिएटिव्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं जो इस वेस्ट को, है ना, सॉलिड वेस्ट को बेसिकली क्या एक तरीके से ठीक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक आपके पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वाले, ठीक है। इससे पहले 2002 में रूल आए थे, उनको रिप्लेस करके हम 2016 के नए रूल लेके आए थे। हमने इसके अंदर कुछ बातें बोली थी। पहला जो सोर्स है वेस्ट करना, वहीं पे सेग्रीगेशन करना है। आपका जो गीला कचरा है वो अलग होना चाहिए, सूखा अलग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह अलग होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द रिसोर्स। देन जो वेस्ट जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ, अगर कंज्यूमर आप वेस्ट को जनरेट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको मैनेज करना है। एटलीस्ट इतना कर दो, सेग्रीगेट करो और जो म्यूनिसिपल की गाड़ी आए उसको जो है वहाँ पर डाल दो, इधर उधर फेंकने के बजाय, ठीक है। देन एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर आया। जो प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, किसी ने एक्सपोर्ट करके जो है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मंगाया है, उनकी भी जिम्मेदारी है वेस्ट को मैनेज करना, ठीक है। तो कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट है, भले कस्टमर ने खरीदा है और यूज़ किया है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रॉपर कदम उठा के रखो। तो आप कुछ रिसाइकल सेंटर बना सकते हो, आप वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना सकते हो, ताकि जो भी आपके प्रोडक्ट से कचरा बन रहा है वापस से रिसाइकल सेंटर में, कलेक्शन सेंटर में उनको लाके आप क्या है ठीक करो। ओके, तो ये करना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या है आपके बेसिकली कुछ प्लास्टिक को लेकर भी रूल्स हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक क्योंकि अपने आप में एक ज़्यादा मुश्किल वेस्ट है, क्योंकि लंबे टाइम तक जो है आपके एनवायरनमेंट में बना रहता है, चाहे जो है, बल्कि इसका और उल्टा होता है। देखो, अगर हम बात करें प्लास्टिक की ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो प्लास्टिक को लेके अलग से रूल बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि पहली बात तो प्लास्टिक ना बहुत असेंशियल पार्ट है हमारे जीवन का, है ना। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी प्लास्टिक पैकेजिंग करना ही ज़रूरी है, लेकिन प्लास्टिक के साथ समस्या ये है कि ये ना बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है बेसिकली एनवायरनमेंट में आपके और यू कैन से आपका जो बेसिकली पूरा का पूरा एक ये परिदृश्य है इसमें बना रहता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जो एक सन की बेसिकली एनर्जी की हीट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक वाटर या एयर की वजह से जो वेदरिंग हो रही है, ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो यहाँ से सामने निकल कर आता है फिर आपका माइक्रो प्लास्टिक। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, ये आपकी वाटर बॉडीज़ में, आपकी सॉइल में चले जाते हैं, वहाँ से आपकी फसलों में, फसलों से आपकी थाली में और आपकी थाली से आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्लास्टिक मिला है, माइक्रो प्लास्टिक। इवन अंटार्कटिका पर भी ये माइक्रो प्लास्टिक मिला है। यहाँ तक कि जो एक मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन, उनके प्लासेंटा में भी प्लास्टिक मिला है, ऐसे भी रिपोर्ट है। तो ये जो टाइनी प्लास्टिक है ना, जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, ये तो मोर चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो दैट्स वाई प्लास्टिक को क्या है टैकल करने के लिए न्यू कुछ अलग से रूल्स हैं। तो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वाले, इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, आप उनको कलेक्ट करो और रिसाइकल करो, ठीक है जी। और बेसिकली 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, प्लास्टिक के स्ट्रॉ हो गए, है ना, प्लास्टिक के कुछ ऐसे बेसिकली पैकेजिंग वगैरह है जिनको फिर यूज़ नहीं किया जाता, वो तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या है बैन हो गए हैं, ठीक है।
देन देखो प्लास्टिक वेस्ट को ना यूज़ करना है तो प्लास्टिक का ना रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ब्रिक वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट करना है तो स्टेट लेवल पर एडवाइजरी कमिटीज़ बनानी है जो इस वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या है आपको सलाह मशविरा देंगी। अब प्लास्टिक को लेकर क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत सारे सामने आ रहे थे, 2022 में फिर कुछ अमेंडमेंट आती है, 16 वाले रूल्स में कुछ संशोधन आते हैं। तो इसमें एक तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ मैंडेटरी टारगेट दे दिए गए कि देखो आप हमें बताओ आपने पिछले साल कितना प्रोडक्शन किया था, उस प्रोडक्शन का ना इतना परसेंटेज आपको कलेक्ट और रिसाइकिल करना होगा। कुछ मैंडेटरी टारगेट यहाँ पे देने की बात जो है कही गई है, ठीक है। और बेसिकली जो भी प्लास्टिक आपकी जो कैरी बैग्स वगैरह होते हैं जो वर्जिन या रिसाइकल प्लास्टिक के बेसिकली बने होते हैं, क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज़ ऑफ कैरी बैग जो वर्जिन या रिसाइकल प्लास्टिक से बने हैं लेकिन 75 माइक्रोन से कम के हैं वो भी बैन हो गए हैं, ठीक है। 75 माइक्रोन से कम के भी बैन हो गए। हालांकि जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है जिसको क्या किया जा सकता है, बाद में डिकम्पोज किया जा सकता है, उस पर लागू नहीं होता। फिर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी है और जो स्टेट पोल्यूशन बॉडीज़ हैं वो इस बैन को क्या है मॉनिटर करेगी, आइडेंटिफाई करेंगी कहाँ पे लैप्स हो रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या है एक तरीके से रेगुलेट करेंगी, ठीक है जी। देन इसके बाद कुछ नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है चलाए गए हैं, जैसे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण है, स्टार रेटिंग दी जाती है गार्बेज फ्री सिटी को, ठीक है, कंपोस्ट बनाओ कंपोस्ट अपनाओ कैंपेन है, ये सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो हमने वेस्ट की 3 कैटेगरी देखी थी, सॉलिड वेस्ट ये हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। नाउ दिस इज अ न्यू चैलेंज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट इज अ न्यू चैलेंज। तो इसको अलग से देखते हैं। देखो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जिनको ई बोलते हैं, जो आपने डिस्कार्ड कर दिए हैं और बेसिकली क्या है उनका रीयूज़ करने का कोई इंटेंट नहीं है, वो वेस्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो आपके क्या है बेसिकली वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फ़ोन, कॉफ़ी मेकर, प्रिंटर, टेलीफोन, लाइट बल्ब, लैम्प है ना, टूल्स वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स की बात करें 2019 में पूरे वर्ल्ड में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था। इसमें से केवल 17.4% ई वेस्ट जो है कलेक्ट और रिसाइकल हुआ था, ओनली 17%, ठीक है जी। अगर हम बेसिकली बात करें कंट्री वाइज ई वेस्ट जनरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में, देन उसके बाद यूएस की बारी थी, फिर भारत एंड देन जापान था। लेकिन अगर हम पर कैपिटा ई वेस्ट जनरेशन की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज इसमें बहुत आगे हैं, जनसंख्या कम है बट उपभोक्तावाद वाली संस्कृति है, तो पर कैपिटा ई वेस्ट जनरेशन आपको यूरोप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें से भी नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। कंट्री वाइज हमने देखा है चाइना सबसे ज़्यादा है, देन यूएस एंड देन भारत और जापान। अब देखो भारत की बात करें 2019 में भारत में करीब 3.2 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट जो है जनरेट हुआ था और माना जा रहा है 2025 तक ये 5.2 मिलियन मीट्रिक टन जो है हो जाएगा। 8% का जो है एक ग्रोथ रेट इसमें देखा जाएगा। अब देखो इसमें कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, लेड होता है। लेड आपके ना बेसिकली नर्वस सिस्टम को, ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है। मरकरी है, मरकरी किडनी डैमेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैंसर इसका रीज़न बन सकता है। कैडमियम की बात करें लंग कैंसर, बोन डिजीज से ये कनेक्ट है। इसके अलावा आपका आता है पॉलीब्रोमिनेटेड डिफेनाइल एथर्स, है ना, ये बेसिकली क्या होता है आपके पीबीडीज, थायराइड डिसऑर्डर, लीवर का डैमेज, ये उससे लिंक है। देन पॉलीविनाइल आपके क्लोराइड जो होते हैं, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इनकी वजह से हो सकती है। देखो ई वेस्ट का एक चैलेंज ये भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे ना फॉर्मल सेक्टर आपको कम देखने के लिए मिलेगा, अनऑर्गेनाइज ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपका ई वेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ना बहुत जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि गोल्ड वगैरह भी यूज़ होता है ना, जब चिप पे मॉडलिंग वगैरह आप करते हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ई वेस्ट के अंदर से इन प्रीशियस मेटल्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन है ये अनस्किल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है,
बेसिकली आसपास की जो सॉइल है वो कंटामिनेट हो जाती है, वाटर बॉडीज में कंटामिनेशन पहुंच जाता है, कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और ये गैसेस आपका एयर पॉल्यूशन का रीज़न बनती है। साथ में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चिल्ड्रन वगैरह उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनके पास सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते, उनकी हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। दैट्स वाई ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट है ना, वो सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम या फिर एक वेस्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन की हेल्थ यहाँ पर और ज़्यादा रिस्क पर लगी हुई है, गरीब तबका यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ई वेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो देखो सॉइल का कंटामिनेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, मर्करी, कैडमियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म डैमेज ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए करती हैं। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होगी, बर्थ के डिफेक्ट्स होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चों में होना, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस होना, ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी रहती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जैसी मेटल्स रहती है, उनको एक्सट्रैक्ट, रिकवर जो है बेसिकली करना होता है। प्रॉपर्ली अगर मैनेज नहीं करते हैं तो ये मेटल्स क्या है, लॉस्ट हो जाती हैं। दीज आर द रिसोर्सेज, तो उतना ही आपको इस मेटल को और जो है एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज का लॉस भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंड देन सोशल इम्पैक्ट है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, वेस्ट पिकर्स वगैरह है ना, इनफॉर्मल रिसाइकल्स वाले जो लोग होते हैं, रिसाइकलर्स है ना, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। जनरली जो सोशल इनइक्वालिटी है इसको और बढ़ावा ही देता है। ठीक है, क्योंकि वो अनहेल्दी कंडीशंस में काम करते हैं, उनकी हेल्थ जल्दी खराब होती है, देन फिर उनके बच्चों को जल्दी काम करना पड़ता है, देन ये एक लूप बन जाता है। परफेक्ट है। चलो ग्लोबल ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, एक कन्वेंशन है आपकी बेसल कन्वेंशन। अब ये बेसल जो कन्वेंशन है ये सीधे ई वेस्ट को लेकर नहीं है, बल्कि हजार्डस जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, हजार्डस जो वेस्ट होता है उसको लेकर है। देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, वो क्या करती थी कि ई वेस्ट को मैनेज करना ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके कंपैरिजन में क्या करो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोलो हमारे यहाँ से पुराना सारा ई वेस्ट आप ले जाओ, सस्ते दामों पर हम आपको बेच देंगे। डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या होता था, इन सारे ई वेस्ट को मंगा लेते थे और फिर अपने यहाँ पे उनको रिसाइकल वगैरह करते थे, या फिर उसको फिर से जोड़ तोड़ के नए प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में उतारते थे। तो ये ना बहुत बड़ी एक समस्या बन गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक डम साइट मान लिया था इस ई वेस्ट के धक्का देने के लिए। तो फिर बेसल कन्वेंशन में ये कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस ई वेस्ट की डंपिंग हम नहीं होने देंगे, इसको प्रिवेंट करेंगे। वन ऑफ द थिंग ये है। इसी के अंदर एक मोबाइल फ़ोन पार्टनरशिप इनिशिएटिव भी आता है, एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है। जब से मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ज़्यादा वेस्ट जो है जनरेट होना शुरू हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया। एक आपका नैरोबी डिक्लेरेशन है। नैरोबी डिक्लेरेशन ये कहती है कि भाई हाउस होल्ड लेवल पर ही प्रॉपर सेग्रीगेशन करेंगे, एक इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल जो रिसाइकिल होता है वो हम यहाँ पे जो है करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखना। फिर आप देखोगे कि भारत के लेवल पर क्या है। भारत के लेवल पर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आए थे 2011 में। 2011 में इन रूल्स के जरिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR वाला प्रिंसिपल पहली बार लाया गया था। अब तो ये नॉर्मल हो गया है। ठीक है, 2016 में इन रूल्स को वापस से रिवाइज किया गया था। 2022 में फिर से जो है इसके अंदर नई चीज़ों को जो है जोड़ा गया। पहली बार तो मॉडिफाइड EPR है, मतलब इसमें क्या कह दिया गया, भाई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ब्रांड के ओनर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की वजह से जो कचरा जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करना, उसका कलेक्शन करना, इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए उनको कलेक्शन सेंटर्स या तो इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे या थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ कलेक्शन सेंटर वगैरह बनाने पड़ेंगे, उनको फाइनेंशियली हेल्प देनी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, सब पे लागू होगा। ठीक है, एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है ये पोर्टल बनाया गया है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। फिर इसमें क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स की भी बात आई है। अगर कोई EPR के तहत अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरीके से वहन करता है, गवर्नमेंट के इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो जो EPR सर्टिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। परफेक्ट है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द ई वेस्ट। एंड अभी देखो इसमें क्या है, कुछ 2023 वाले रूल भी आए थे। आप देखोगे जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह हैं, उसके अंदर जो कैडमियम एंड लेड वगैरह है, कुछ एग्जेम्पशंस जो है दिया गया था। ठीक है, इसको देख लेना, आसान है। ये हो गया यहाँ पे। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट की, इसको देखते हैं। अब हमारा आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन होगा। एंड देन इसके बाद परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, जिनको पीओपी भी बोलते हैं, जिसमें आपका बेसिकली डीडीटी वगैरह आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज काफ़ी सारा पढ़ लिया है। हमेशा लगता है कि 3 चैप्टर कवर कर लेंगे, बट फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे रैप अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगेन कंटिन्यू करेंगे। पिछली जो भी क्लास मिस हुई है, अब तक नहीं देखी है, उसको ज़रूर देख लेना। ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और बुक पढ़ना ना केक वॉक हो चुका है उन बच्चों के लिए जो पहले लेक्चर सुनते हैं देन बुक को पढ़ते हैं। परफेक्ट है। चलिए, तो बायोमेडिकल वेस्ट एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 18वां, इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।